सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने अपने अंदाज में इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। कोई आवाम में जा रहा है, कोई इस वक्त पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग कर रहा है। इलेक्शन के टिकट्स देने के लिए इस वक्त नुमाइंदों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, उनको फाइनलाइज किया जा रहा है और इसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं। अब इसका फ़ायदा किस सियासी जमात को होने जा रहा है और कौन सी जमात सबसे बड़ी बनने जा रही है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं तमाम सियासी जमातों के, उनको किस हद तक कंसीडर इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। चूँकि हल्का बंदियों का जब ऐलान हुआ तो उसके बाद तकरीबन तमाम ही बड़ी जमातों ने अब इस वक्त हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया है। MQM पाकिस्तान को भी हल्का बंदियों पर एतराज़ है, मुस्लिम लीग नून को भी हल्का बंदियों पर एतराज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम इन हल्का बंदियों को रिजेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ हमें एतराज़ात हैं हम उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। तो अब इस वक्त ये सूरत हाल, और ऐसे में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है और वे कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस के मामले पर जो समात है उसको बराह रास्त नशर किया जाए ताकि तमाम लोग देखें कि उस केस की क्या कार्रवाई हो रही है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया था। अब क्या इसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाना चाहिए, कि आवाम को ये देखने का हक मिलना चाहिए या नहीं, और फिर इलेक्शन का आगे क्या माहौल बनने जा रहा है और किस तरह से सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं और किसके खिलाफ ये इत्तेहाद इस वक्त हो रहे हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सोहेल मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो खालिद सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो एक माहौल बनने जा रहा है, हम पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा आइसोलेशन में देख रहे हैं, आप लोग अकेले अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जबकि दूसरे एंड पर हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लोग एक दूसरे की जमातों से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आगे के लिए नंबर गेम को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हाई का शिकार क्यों दिखाई दे रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज मैं जो इंडिया सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें कश्मीर की खुद मुख्तियारी को एक जुल्म और ज्यादती की तरह से वो किया गया है, तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले तो इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके बाद पाकिस्तानी कौम करती है और ये आखिरी सेगमेंट हम प्रोग्राम का इस पर करने भी जा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। जी देखिए, पीपल्स पार्टी को तन्हा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के सामने सारी के सारी पार्टियां वो एक इत्तेहाद बना के आना चाह रही हैं और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह साबित करता है कि देखें, पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो किसी भी अपने असूल और ज़ाब्ते पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमें वजारतें नहीं चाहिए, ना हम हुकूमत के कोई भूखे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली हो। पाकिस्तान की आवाम जो है वो जिस एक पिछले 5 साल से जिस दलदल में धंस रही है, मुल्क की मईशत ख़त्म हो गई। आज ये इत्तेहाद अगर करने जा रहे हैं, देखिए इत्तेहाद होना चाहिए और सारी सियासी जमातों में इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद इस बात पर होना चाहिए कि क्या मईशत की क्या हमारी पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी क्या पॉलिसी होगी। इक़्तिदार के लिए देखें जंग नहीं लड़नी चाहिए। अब 76 साल में हम इस कौम को ना कुछ दे सके हैं, ना आने वाली नस्लों के लिए कुछ रहा है, तो इत्तेहाद से हम ना घबराते हैं। हम अकेले ही इंशाल्लाह मुकाबला करके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ही वजीर आज़म आएंगे। इनके इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि साढ़े 3 साल एक लाडला रहा, अब उसके बाद फिर दूसरे एक लाडले को लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो भी लाडले हैं तो वो आ जाए। तो ये देखिए, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप मुल्क में एक बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराइए, जिसके पास वोटर है, जिसको आवाम देती है वोट, उसको लाया जाए। ये तासुर देना मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर कि जी हमारे एग्रीमेंट हो गए हैं, हमारे सारे मामला तय हो गए हैं, ये एक कौम के लिए फिर एक बुरी खबर होगी। अच्छा, लेकिन खालिद साहब नून लीग के जितने भी आगे रहनुमा बात करते हैं प्रेस में या टीवी टॉक शोज में, तो वो तो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त अवाम के लाडने और अवाम के पास वो जाएंगे और आपकी जमात भी अवाम के पास जा रही है।
तो आपको कुछ इस वक्त शकूक व शुबहात हैं, कुछ खदशात हैं कि नून लीग क्या आवाम में नहीं जा रही, किसी और रास्ते से लाई जा रही है? रफीक रजवाना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग के रहनुमा। नून लीग जो है वो हमेशा से, अगर नून लीग के पहले दिन की तारीख देखी जाए तो वो जनरल जिलानी साहब के लाए हुए हैं। वो अगर आज ये बातें करते हैं कि वो इस तरह से और उस तरह से नहीं है, तो उनके पास वोट बैंक अगर होता तो मुझे एक बात बताइए, आज वो बिल्कुल एक नॉर्मल इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते, ना कि एक मीडिया कैंपेन चला रहे हैं कि जी मैं आ रहा हूं, और उसके अंदर वो उन इत्तेहादियों को जमा कर रहे हैं जिनके लिए उनके अपने बड़े सख्त अल्फाज थे। सही। उन्होंने अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम और इनका जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट हुई है बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि माजी में जो एक्शन हुआ, नून लीग प्रेशन हुआ, वो हमने देखा है, और उसमें एमक्यूएम उस वक्त नून लीग को तनकीद का निशाना भी बनाया करती थी, लेकिन अब इनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, रफीक रजवाना साहब के साथ साथ आयशा गुलअली साहिबा काफ लीग की रहनुमा ज्वाइन कर चुकी हैं, सना मिर्जा साहिबा सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो अब जरा इन लोगों के सामने भी ये सवाल रखेंगे कि ये सीट एडजस्टमेंट जो हो रही हैं ये किस हद तक कारआमद और मौसर साबित होंगी, और फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त खदशात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जैसे ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक सबसे बड़ी जमात है और उनके जो नंबर्स पूरे हैं वो दूसरी जमातों को उनके साथ मिलाकर पूरे करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये तासुर कितना हकीकत पर मबनी है, कितनी इसमें सदाकत है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। सना मिर्जा साहिबा की तरफ ज़रा चलते हैं। सना साहिबा, ये इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ लाडले नहीं बल्कि लाडले प्लस हैं, वो ये कहते हैं हम आवाम के लाडले हैं, ये पीपल्स पार्टी कह रही है इनके पास वोट बैंक नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है क्या, लोगों का परसेप्शन इस वक्त है क्या, लोगों की चॉइस है क्या, आगे क्या मंजरनामा हमें बनता नजर आएगा शेड्यूल आने के बाद? बहुत शुक्रिया अहबाब आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि चॉइस के ऊपर बात करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सर्वेज भी करवा रही हैं, इन हाउस भी और आउटसोर्स भी, वो सर्वेज बड़े कंफ्यूजिंग फिगर्स दे रहे हैं। अनऑफिशियली मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ सर्वेज पंजाब के हवाले से करवाए थे, और उन सर्वेस में जो आदादोशुमार सामने आए, स्पेशली जो अभी निगरान सेटअप है पंजाब का, इनकी तरफ से जो सर्वे करवाया गया उसमें नून लीग की कोई अच्छे नताइज नहीं आया। फिर नून लीग ने इन हाउस अपने तौर पर सर्वेस करवाए, उसमें कुछ बेहतरी आई, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन नून लीग की थी वो उन सर्वेस के फिगर्स में सामने नहीं आ सकी। तो आई थिंक ये तो नून लीग को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो 2/3 अक्सरियत वाला एक इमेज था नून लीग का, वो इस वक्त उनको हासिल नहीं है। इसमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो 16 माह की उस हुकूमत का भी है जो कि नून लीग जिसका हिस्सा रही, और उसमें तमाम तक गलत फैसले या मुश्किल फैसलों का जो बोझ है वो नून लीग के कंधों पर आया। बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कंधे उचकाकर उससे बिल्कुल अलग हो गई, और अब वो अपने आप को उस 16 माह की हुकूमत का हिस्सा कोट ही नहीं करती हैं। वो सारा का सारा क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है वो नून लीग को लेना पड़ता है। तो आई थिंक अवाम की तरफ से एक खामोश रिस्पॉन्स मौजूद है, जिसमें अभी बज़ाहिर ये नहीं पता चल रहा कि आखिर अवाम अपना झुकाव किस तरफ रखेंगे। लेकिन अगर मैं माजी के इंतखाबात की मिसाल भी दूं तो 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ और 2018 में क्या हुआ, हमने ये देखा कि अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जो चाह रहे होते हैं 100% वो चीज़, वो टारगेट और वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाता। कभी आपका आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, कभी आप मैग्नेटिक इंक का ड्रामा रचाकर बहुत से वोट्स को बोगस कह के जाया कर देते हैं, और कभी कोई नई चीज़ हो जाती है, कभी किसी लीडर को जान से हाथ धोकर अपनी सियासी जमात को मकबूल करवा के जितवाना पड़ता है। तो आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन को जीतने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी और कॉम्प्रोमाइज देती है, जो 2013 में नून ने भी दिया होगा, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया, और अब 2024 में नून लीग भी देगी। ये जो मुजाहिमती बयानी से मुफाहिमती बयानी में तब्दीली हुई है नवाज शरीफ साहब की, इसका भी एक बड़ा हिस्सा यही है, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो जो कुछ वो कर रही है और जो कुछ आगे देंगे, कर रही या है, ये जो 4 साल में साहब बाहर रहे हैं, क्या इसी को कुर्बानी कंसीडर करें? कुर्बानी अभी इन्हें आगे कुछ देनी है इलेक्शन जीतना है, या ये 4 साल जिला वतन रहने की सूरत में कुर्बानी दे चुके हैं जो आज खुद जिला वतनी थी? कंक्लूड कर लेती हूँ क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, मैं इसको कंक्लूड कर लेती हूँ। देखिए, आईपीपी के बारे में आपकी क्या राय थी नून लीग की, लेकिन उसी आईपीपी के साथ कल उनकी एक ग्रैंड मीटिंग होनी है जिसमें उन्होंने ये तय करना है कि हमने नून के सामने कौन सी सीटें रखनी है, किन के ऊपर हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी और किन के ऊपर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये क्यों हो रहा है? कौन सी आईपीपी थी? ये वही है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्ट 2 कही जाती है। ये जो मुस्लिम लीग काफ है, इसके बारे में आपकी क्या राय थी? लेकिन आप चल कर गए, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसी मिसालें बड़ी कम है, लेकिन 15 साल बाद आखिर क्यों मियां साहब को वहां जाना पड़ा? क्योंकि उनको पता है कि अगर पंजाब असेंबली खड़ी करनी है और उसमें नून लीग को अक्सरियत दिलवानी है या स्पेस दिलवाना है, तो उसके लिए आपको काफ लीग की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक वो तमाम फैसले जो करने पड़ रहे हैं, जो बाप पार्टी को साथ मिलाना पड़ रहा है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हाथ मिलाना पड़ रहा है, वो तमाम का तमाम इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि आपको अगली हुकूमत बनानी है, और हुकूमत बनाने के लिए 2/3 क्या 1/3 अक्सरियत आपके पास मौजूद नहीं है। तो अगर आपको वो स्ट्रेंथ शो करनी है तो उनके लिए चाहे दोस्त हो या दुश्मन, आपको उनसे हाथ मिलाना
बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो जो कोई सियासी जमात इस वक्त ऐसा लग रहा है सना साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलावा कोई ऐसी बाकी नहीं जिससे नून लीग ना बात करना चाहती है। तकलीफ में जो शख्सियत है वो मियां नवाज। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा रफीक साहब आपकी इजाजत से जरा आयशा गुलालाई साहिबा से भी एक दो सवाल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, चूंकि अभी सारी तोपों का रुख और चार्जशीट आपके खिलाफ बनने लगी। अब आयशा साहिबा, मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात भी हुई, कुछ सीट्स पर बात भी हो गई, तो आगे आने वाला इंतखाब इसी तरह सीट एडजस्टमेंट के तहत काफ़ी लड़ने जा रही है, नून लीग के साथ आगे हुकूमत का पार्ट बनना है, तय हो चुका है आप लोगों के दरमियान सब कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उसामा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा साहब, अरबाब one-sided illegal attempt by the Indian Supreme Court to corroborate or to verify the illegal and the blatant violation of United Nations Security Council by Modi government, wherein it has incorporated Kashmir into the mainland India. And I think that it is in sheer and blatant violation of the United Nations Security Council, and it serves as undermining the authority of the United Nations. And we see that the United Nations is losing its authority. Its authority is being undermined, weakened by such illegal steps. If we see the role of Israel, if we see the role of Modi. So Modi is a follower of the extremist Pandit Madan Mohan Malviya, and India is no more a democratic society, and the international community has already भारतीय अदालत का जो फैसला, इस पर आखिरी सेगमेंट हमने प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है और हम आखिरी सेगमेंट में इस पर बात भी करेंगे, तो हम उसमें इस पर तफसील से बात करते हैं। जरा अभी जो लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से जो मैंने आपसे सवाल किया, अगर काइंडली उस पर आप अपनी राय दे सकें। जी, क्योंकि मैं ये बहुत जरूरी था। आई वांटेड टू कन्वे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी नेशन दैट पाकिस्तानी नेशन स्टैंड्स विद द कश्मीरी पीपल, एंड इट विल ऑलवेज एक्सटेंड इट्स मॉरल सपोर्ट एंड इट्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू द कश्मीरी पीपल। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक मेंटल हॉस्पिटल तो है नहीं कि मुंह फुलाकर बैठ जाएं और किसी से बात ना करें, या पाकिस्तान कोई वन पार्टी सिस्टम नहीं है, कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां हैं तो एक दूसरे से बातचीत करेंगी, इलेक्शंस का माहौल होता है तो अलायंसेस भी बनेंगे, तो इंशाल्लाह उसी सूरत हाल में मुल्क के बेहतरीन मफाद में और आवाम की खिदमत करने के लिए हम कोई लड़ाई जो है वो किसी से नहीं लड़ना चाहते। हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, उसको हमने जो है वो डील करना है। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ के साथ अगर नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, और हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर जो है हम चलें ताकि पाकिस्तान की में एक स्टेबिलिटी आए। तो ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं होनी चाहिए। सारी सियासी पार्टियों को इस बात का एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो रफीक रजवाना साहब ये बताइएगा कि अब ये हर सियासी जमात से आप मिल लिए, हर सूबे में जाकर आपने सीट एडजस्टमेंट भी कर ली, एक सूबे में तो लोग आपकी जमात में शामिल भी हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई को छोड़कर हर जमात के साथ आपको मिलकर हुकूमत बनानी है? सबसे पहले आपने वो दूसरी मुतरमा से गुफ्तगू करने से पहले आपने कहा था सारी तोपों का रुख हमारी तरफ है या आपकी तरफ है, तो हमारे पास तो कोई तोप नहीं है, हमारे पास तो फूल है, हम सारों की तरफ फूल फेंक रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर भी ये गुलपाशी की आपने? क्यों नहीं, पाकिस्तानी है सारे लोग, क्यों नहीं, वाई नॉट, ऐसी कौन सी बात है, कोई पॉजिटिव बात भी तो करे ना। और दूसरी बात ये है कि सारी तोपों का रुख इसलिए भी है कि पंजाब जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है या ओवरवेलमिंग सीट्स है पंजाब की, 142 सीट्स है कौमी असेंबली की गाल में, तो उन पंजाब जो है वो मैटर करता है कि पंजाब किसके हाथ में जाता है। हमारी प्रीवियस हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हमारी जो सक्सेस है पंजाब की बताती है कि मोस्टली PMLN ने ही पंजाब में अक्सरियत हासिल की है। अब उसके बाद अगर हुकूमत साजी करनी है और पाकिस्तान को चलाना है तो जितना आप कंसेंसस डेवलप करें ये गलत बात है। अगर आप जितने किसी के साथ अलाइन करते हैं ये गलत बात है। अगर आप किसी के साथ स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ कोई कैंडिडेट कमजोर है या कोई इलेक्टेबल है और मिलके क्वेश्चन है मिलके चल सकते हैं, जितने इख्तिलाफात कम होंगे जितने मिलके चलेंगे बेहतर है। वही मखलूत हुकूमत जो 14 महीने की उसकी नाकामी है तो डाल देते हैं मुस्लिम लीग नून के खाते में, और कामयाबी खारजा पॉलिसी का नाम लेके अपने खाते में डाल देते हैं, चलो जी आपके खाते में डाल दी।
मगर बात ये है, वही मखलूत हुकूमत ठीक थी, वही शहबाज शरीफ ठीक थी, वही शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं, उनको कह रहे थे हमारे सिंध में आ जाएं काम करें, वही शहबाज शरीफ और PML खिलाफ हो गई या गलत हो गई। हम तो खिलाफ नहीं, नो नॉट एट ऑल, हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। तो रफीक साहब, ये अब उस मखलूत हुकूमत में फिर जो ज़ाहिर मुश्किलात आई, आप उसको ये कहते हैं चूंकि मखलूत हुकूमत थी और बहुत सारी जमातें थी इसलिए हम खुलकर फैसले नहीं कर सके, तो आगे फिर आप उसी मखलूत हुकूमत के फॉर्मूले पर चल रहे हैं और सबको मिलाकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो फिर वही उसी तरह से सिचुएशन पैदा हो जाएगी दोबारा। गुजारिश ये है, मखलूत हुकूमत थी फॉर अ वेरी स्पेसिफाइड पीरियड टिल नेक्स्ट इलेक्शन, इट वाज ऑफ 14 months। सपोज देयर इज गवर्नमेंट मेड बाय अलायंसेस और कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है तो इट कैन बी फॉर 5 years। अब दो बातें हैं कि 5 years में वो हुकूमत किस तरह परफॉर्म करती है, और अपोजिशन का रोल जो है हुकूमत से भी ज्यादा जरूरी है कि वेदर द अपोजिशन विल प्ले ए नेगेटिव रोल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, या वो पॉजिटिव रोल अदा करेगी। जहां गवर्नमेंट गलत काम करती है बिल्कुल तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव जो है ना आप उस पर तनकीद भी करें, क्रिटिसिज्म भी करें, ताकि उससे इस्लाह का पहलू निकले। अगर पॉलिटिक्स में ये बात आ जाए कि आप तनकीद इस्लाह के लिए करें और गवर्नमेंट की खबर लें कि गवर्नमेंट ये काम गलत कर रही है, यहाँ होता यह है कि अपोजिशन का काम है, सही काम तो सही होता है मगर उसको भी गलत कहना है, गलत तो गलत होता ही है। तो until unless we bring a drastic change in our behaviors, in our tolerance, in our intolerance, उससे तो रफीक साहब, अभी अगर जैसे आप इस वक्त अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं और इस वक्त बजाय इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है लेकिन वो किसी से इत्तेहाद नहीं कर रही, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, उनके नंबर्स कम रहते हैं और आप मखलूत हुकूमत में बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इस वक्त जो माहौल है, जो तलखी है आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो फिर सोचें किस लेवल की ऑपोजिशन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अगर ये ऑपोजिशन में बैठेंगे तो। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब हमें तो बड़ी एक थोड़ा सा इत्मीनान हो रहा है, बल्कि ज्यादा हो रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर था उसका रेफरेंस लग गया अदालत में, तो कहीं तो ये तारीख जो है, जो स्याह बाब है, उसको कोई फैसला होना चाहिए। तो बात ये है कि बेशक पीपल्स पार्टी जो है अगर अपोजिशन में बैठती है, या हो सकता है कल को सारे मिल के चलेंगे, तो अब ना मेरे हाथ में फैसले है ना किसी के, पहले तो अल्लाह ताला के हाथ में, फिर लोगों के हाथ में, आने वाले वक्त के मुताबिक फैसला होगा। तो फिर पीपल्स पार्टी से या किसी अपोजिशन से ये तवक्को की जा सकती है कि तामीरी तनकीद करेंगे, हुकूमत को फेल करने की तनकीद कोई ना करे। अब मुल्क इस तरह नहीं चलेगा, रिवायती सियासत से नहीं चलेगा। जितना कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेंगे, मिलजुल के कर लेंगे, पॉलिसीज बना लेंगे, अवाम को अब हमारी लड़ाइयों से कोई गर्ज नहीं है, तंग आ चुकी है अवाम। ठीक है, तो ख्वाजा सोहेल साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट के मूड में, नून लीग तो आप देखें इलेक्शन से पहले भी बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आई है इस वक्त मैदान में, तो अगर ये आप इस तरह नहीं अपने नंबर्स पूरे कर पाए तो फिर ऑपोजिशन में ही अपना इलेक्शन के बाद आप रोल देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि हमारा कोई नून से या किसी से इख्तलाफ नहीं है, हमारा इख्तलाफ इस बात पे है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इस कौम की भलाई के लिए हो वो ला के रखिए, हमारे सामने बैठे। तनकीद दर तनकीद से कुछ नहीं होगा। अब ये कौम जो है वो रिजल्ट मांगती है, जो भी इसको डिलीवर करेगा वो आएगा। लेकिन ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम सारी पार्टियों को मिलाकर और एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे, देखिए 2/3 मेजॉरिटी हो या अपोजिशन हो, काम इस वक्त यही होना चाहिए कि जो आपकी मईशत है, जो आपके एक्सपोर्ट है, जो आपके डॉलर के हालात हैं, जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो आपके बॉर्डरों पे हालात हैं, हमें उसके ऊपर बैठना है। हमारा कोई नून से इख्तलाफ नहीं है। हम कहते हैं अगर चल आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, ख्वाजा साहब को रिकनेक्ट भी करते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपकी तरफ जरा लेकर आता हूँ कि दोनों जमातें ही मईशत की बेहतरी की बात कर रही हैं, दोनों ये कह रहे हैं हम आकर सबसे जो हमारी प्रायोरिटी होगी, पहले हम आवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी माशी पॉलिसी देंगे। तो फिर बुनियादी इख्तलाफ है कहाँ, जब बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं नज़र आ रहा है इनके बयानिए में, और जब बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं साथ भी लेकर चलना चाहते हैं, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहे हैं? जी, इन्हीं दोनों की जी,
मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। ये जो पार्टी पॉलिसी और ये बता रहे हैं कि हम इतनी जबरदस्त पॉलिसीज बनाएंगे, तो ये पॉलिसीज अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? माजरत के साथ मुझे बताएं, इलेक्शन में 2 महीने रह गए हैं, लेकिन किसी एक पार्टी ने अपना मंशूर लाया है? सबसे पहले उस पार्टी ने मंशूर लाया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर IPP की शक्ल पे आई है, और उन्होंने अपना एक छोटे से सूबे में और एक शहर में जलसा करके वहां पर अपना मंशूर लॉन्च किया। ये जो बाकी 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो अभी तक मंशूर पर काम कर रही हैं, और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहती हैं अभी तो बहुत टाइम है। यानी जब आप लास्ट मोमेंट तक मंशूर के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि आपने आवाम को अगले 5 साल में देना क्या है, तो फिर आप उससे डिलीवरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वाकई जो मंशूर बनाया जाता है उस पर 110% अमल हो जाता है, लेकिन भाई खुदा का नाम ने इस मुल्क, इस वक्त जो आपका मुल्क जहां पर खड़ा है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो वो कोर इश्यूज हैं जो कि आपको बिल्कुल जुबान ज़द-ए-आम होने चाहिए, आपको अज़बर होने चाहिए कि आपने करना क्या है। लेकिन उन पॉलिसीज के ऊपर आप अभी तक सोच विचार कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब इज अ हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, में इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन अलमिया यह है कि आपने उनको लास्ट मोमेंट के ऊपर टास्क दिया है। आप पिछले 6 महीने से, जब से निगरान सेटअप आया है, आप आखिर कर क्या रहे थे? यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरा इन जमातों से सवाल यह है कि ये एक मंशूर के ऊपर एक फोकस नहीं हो सके थे। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो दूर की बात है, ये अपने मसाइल से ही निमट सके थे। आज तक इन जमातों के अंदर से इनके अपने लोग बोल रहे हैं कि आपने ये पॉलिसीज लेके आई। वो दानियाल अजीज साहब क्या बात करते हैं हसन इकबाल साहब के बारे में? वो PTI से जो लोग टूट कर जा रहे हैं, वो खान साहब या PTI के बारे में क्या बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इस जमात से, कभी उस जमात से लोगों को ले रहे हैं। ये जब अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये पार्टी मंशूर और पार्टी पॉलिसी क्या देंगे? आप कंपैरिजन कर लें अमेरिका और बरतानिया की पॉलिटिकल पार्टीज का, वो साल साल पहले मंशूर लेकर आती हैं। हमने एजुकेशन में ये रिफॉर्म्स लाने, हमने हेल्थ में ये रिफॉर्म्स लाने, हमने लेजिस्लेशन में ये रिफॉर्म्स लेके आने, हमने ये नए कवानीन बनाने। और वहां पर किसी एक शख्सियत के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा होता, वोट भी जमात के लिए और उसके नजरिए पर मांगा जा रहा होता। और पाकिस्तान में तो जाहिर है अलमिया ये कि यहाँ शख्सी सियासत हो रही है और किसी एक शख्स के लिए हम उसके गिर्द ही पूरी यहीं चलाते हैं और उसी को हीरो बनाकर पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा। बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सवालात इस वक्त सना मिर्ज़ा साहिबा ने उठाए, एक ब्रेक के बाद तमाम पैनलिस्ट के सामने रखेंगे कि आखिर सियासी जमातों के मंशूर हैं क्या। नून लीग ने कोई 44 रुकनी एक कमेटी बनाई, इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड कर रहे हैं, बाकी 42 लोग मिलकर अभी तक उसको फाइनलाइज क्यों नहीं कर सके, और दीगर सियासी जमातों के मंशूर कहाँ हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और 2 माह से भी कम का वक्त अब इलेक्शन में बाकी है और अभी तक बड़ी सियासी जमातों के मंशूर की तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी। और बयानात में तो सुन रहे हैं कि लोग जो तवज्जो है इस वक्त वो मईशत की बेहतरी की जानिब है, महंगाई में कमी लानी है, एक आम आदमी के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई दस्तावेजी शक्ल हमें किसी सियासी जमात के मंशूर की सिवाय IPP के नज़र नहीं आई। तो आखिर इसकी वजह क्या है और किस सियासी जमात की क्या प्रायरिटीज़ हैं और कौन से वो नुकात हैं जो कि वो अपने इन मंशूर का हिस्सा बनाएंगे। तो आयशा गुललाई साहिबा, ज़ाहिर है कि आप आमतौर पर आपकी जमात हुकूमत में शामिल होती है और हुकूमत की इत्तेहादी होती है, तो आने वाले दिनों में आप हुकूमत में शामिल होंगे तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको जो अक्सरियती जमात होगी उसको कन्विंस करना है? आपकी सियासी जमात का मंशूर अभी क्या है फिलहाल? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि मुल्क में जलसे होने चाहिए, ये भी जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें एक सॉलिड कॉन्क्रीट मुआशी प्लान देना चाहिए। अब पहले एक आदमी आया था, उसने लंगर खाने खोले थे लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं किया था, यानी अवाम को भिखारी बना दिया था। तो भिखारी का जो सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो ये नोटिस कर भी रही है, सारे हुक्मरानों के जो तरीकाकार है वो हम देख रहे हैं। और हमारा जो मंशूर है वो चौधरी शाफी हुसैन साहब ने अनाउंस भी किया हुआ है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो पाकिस्तान की ह्यूमन कैपिटल पे होगा, हमारी यूथ पे होगा, हमारी नौजवानों पे होगा, जो पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन में है। तो हमारे नौजवानों की तालीम पर फोकस होगा, उनको स्किलफुल बनाने पे होगा, क्योंकि और हमारी जो तालीम है वो भी इंशाल्लाह ऐसे होगी कि तालीम सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है या रॉट लर्निंग का नाम नहीं है।
तालीम ऐसे होगी जिससे जीडीपी में हमारी पाकिस्तानी मईशत को कोई फायदा हो, उस बच्चे को कोई फायदा हो, उसके खानदान को कोई फायदा हो। इसी तरीके से हमारे मुल्क में स्किल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो हमारी जो जिस तरह जर्मनी को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, उनकी सारी जो तवज्जो है, घर घर कारखाने बने हुए हैं, तो स्किल पे तवज्जो है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो हमारे नौजवानों को तालीम भी एक टारगेट ओरिएंटेड तालीम देनी है, जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनको स्किलफुल भी बनाना है। प्लस हमारे जो काश्तकार हैं और किसान हैं और मजदूर हैं, उनको उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो कि पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स जो है उसका डिमांड करती है, और हमारे इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमारे पास इतनी मेजॉरिटी होगी तो इंशाल्लाह मजदूरों को और किसानों को हम रिजर्व सीट्स देंगे पार्लियामेंट के अंदर, और माजूर अफराद को भी देंगे, और जो ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हम देंगे, ताकि वो अपने हकूक के लिए पार्लियामेंट में बात कर सके। पार्लियामेंट से सरमायादारों का आपके पास होगी, आप लोग को अभी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, जमींदारों का फोरम नहीं है। इस सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में आप लोगों को कितनी सीटों का फायदा होगा और नून लीग को कितना फायदा होगा? चूंकि जाहिर है ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें दोनों तरफ के फायदे देखे जाते हैं। देखें, हमारी पार्टी एक अलायंसेस होते हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना एक विजन होता है, विजन अलग अलग होता है, मैनिफेस्टो अलग अलग होता है। हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो तो हम माशाल्लाह जो फेसेस ऑफ द पार्टी हैं उनको देखकर ही अवाम को मैनिफेस्टो का समझ आ जाता है। हम ना मॉरली करप्ट लोग हैं, ना फाइनेंशियली करप्ट लोग हैं। आप मुझे देख लें, चौधरी सरवर साहब को देख लें, चौधरी शुजात साहब को देख लें, हमने अवामी खजाने के ऊपर कभी डाके नहीं मारे, ना अवामी फंड्स को अपनी जेब में डाला। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम खुद उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल है। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे पंजाब से खड़े होंगे, पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने के लिए मुस्लिम लीग बनाई थी, तो इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो है वो कायद-ए-आज़म के उस विजन को इंशाल्लाह लेकर आगे चलेगी कि एक मुत्तहिद पाकिस्तान होगा, जिसमें कोई सेक्टेरियन हम डिविजन्स नहीं करेंगे, कोई लिसानी कार्ड्स के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। और हम जो है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट के अलावा भी हमारे अपने कैंडिडेट्स पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में खड़े होंगे। अच्छा। तो फिलहाल जो हमारी बात हुई है वो 8 तकरीबन हमारी बात जो हुई है 8 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के ऊपर के, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो वो बाकी जो दूसरी पार्टी है वो उसको सपोर्ट करेगी। और तकरीबन 4 से 5 जो है वो कौमी असेंबली की सीट से, लेकिन इसके ऊपर कमेटी बना दी है, उसके ऊपर डिस्कशन जो है मजीद होने। ठीक है, तो रफीक साहब ये पंजाब में आप कहते हैं कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, अक्सरियती जमात है, जो जमात क्लीन स्वीप करने जा रही हो अगर आप लोग के अपने बयान के मुताबिक, तो वो फिर उसको इतनी सीट एडजस्टमेंट की जरूरत पंजाब में क्यों पड़ गई? काफ लीग से भी आप लोग हाथ मिला रहे हैं, आप आईपीपी से भी मिल रहे हैं, तो ये जमातें तो आपके सामने, आपकी जमात के सामने बहुत छोटी जमातें हैं, इनसे फिर मिलने की वजह क्या है? एक तो मैंने क्लीन स्वीप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मुख्तलिफ आपके मुख्तलिफ जो दूसरे रहनुमा है, राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे तमाम लोग टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अक्सर वो कहते हैं कि पंजाब में तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। मैंने अभी गुफ्तगू शुरू की है तो मेरी गुजारिश सुनेंगे तो कुछ समझ आएगी, ना आए तो सुन। तो बात ये है कि क्लीन स्वीप की बात मैंने तो नहीं की है, ठीक है ना, मैं तो मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन है और मैदान है, दावे हर पार्टी करती है, और अगर वो इलेक्शन से पहले कह दें हम हार जाएंगे, हम अक्सरियत नहीं लेंगे, हमारी कमजोरी होगी, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन को मुतासर करता है। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हकीकत के मुताबिक कर रहा हूँ कि माजी देखे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत रही है। अब बात यह है कि जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन जो अलायंसेस कर रहे हैं, हम इत्तेहाद कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ जितना बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ पार्टियों को गले लगाया जाए, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में मिलजुल के काम किया जाए, इज इट अ बैड थिंग? हाँ, अगर आपका इत्तेहाद किसी से नहीं होता, आपका अलायंस किसी से नहीं होता और मेरा हो जाता है, मुमकिन है सियासी तौर पर आप अपने आप को कमजोर समझने लगेंगे, या सियासी तौर पर आप कहेंगे, अभी बात हो रही थी तासुब दिया जा रहा है, कि क्या तासुब दिया जा रहा है? तो रफीक साहब, ये मखसूस जमातों तक ही आपका ये अलायंस वाला मामला क्यों महदूद है? पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा सॉफ्ट पैगाम भेजा या पीटीआई को कोई ऐसा सॉफ्ट पैगाम भेजा गया? किसी सॉफ्ट पैगाम, बड़ी जमातों का अलायंस नहीं होता पार्टी साहब। पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या अलायंस होगा? डिफरेंट पीडीएम में अभी आप लोग साथ मौजूद थे, हुकूमत का हिस्सा थे, जबकि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का पार्ट भी नहीं थी। सिर्फ पीपल्स पार्टी की वो अदम एतमाद के वक्त सारों का इकट्ठा होना जरूरी था और एक कोशिश की गई कि मखलूत हुकूमत चला ले और अदम एतमाद हो जाए। अब तो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं भाई, जनरल इलेक्शन में इस तरह के अलायंसेज, हाँ
इलेक्शन के बाद भी मिलजुल के काम किया जा सकता है। मैंने तो पहले भी यही अर्ज किया है कि जो अपोजिशन में बैठेंगे उनको अपना काम करना चाहिए पाकिस्तान के वसीतर मफाद में। अब रही बात मंशूर की, आप बात कर रहे थे, मेरे से आपने सवाल नहीं पूछा, मैं इस बात को खुद ऑन माई ओन मैं कह रहा हूँ। जी बताएं। बात कि मंशूर के जो अवामी अट्रैक्शन के नारे थे ना, वो अवाम ने देख लिए, ठीक है ना। रोटी कपड़ा और मकान से शुरू और कहाँ तक गए, ठीक है, 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर तक गए। अब बात ये है, अवाम अब मंशूर के नारों पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे जब तक उनको आपकी हुकूमत, जो भी हुकूमत आए, वो परफॉर्म करके नहीं देगी। अब एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि इतने शॉर्ट टर्म जो है ना ये मसाइल हैं कि फौरी तौर पर आते ही 6 महीने में कोई महंगाई कम हो जाएगी, 6 महीने में बिजली के बिल सस्ते हो जाएंगे, 6 महीने में आपका टैक्स डेफिसिट खत्म हो जाएगा लोगों का और टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज का, और करंट अकाउंट का खसारा कम हो जाएगा, या आपके जो है सर्कुलर जो है अपना डेट कम हो जाएगा, या PIA तरक्की करने लग जाएगा, या स्टील मिल जो है वो तरक्की करने लग जाए। इसके लिए बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए और इत्तेहाद चाहिए। देखिए इत्तेहाद चाहिए। अब प्राइवेटाइजेशन PIA की हो रही है, किसको नहीं पता कि PIA खसारे में जा रही है। अगर आपको कोई कमा के इदारा नहीं देता बल्कि उसको आप बेल आउट करने के लिए हर साल अरबों रुपए का पैकेज देते हैं, तो क्या उसको बेच देना बेहतर नहीं है? बड़ी कोशिश की सुधारने की, नहीं सुधर तो उसको बेच देना बेहतर नहीं है? अभी पीपल्स पार्टी का बयान था कि हम उसको चैलेंज करेंगे। अब बात यह है कि बैठ के फैसला करें, बैठे, ये इदारे नहीं चल सकते, प्राइवेटाइज नहीं होते तो मैकेनिज्म बताया कैसे चलेंगे। हर साल अरबों रुपए के आप उनको पैकेज देते हैं, हर साल अरबों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं स्टील मिल वालों को, इसी तरह से और भी इदारे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हमें अपनी अपनी पार्टी की हम नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, क्या हमने यहाँ बैठ के सिर्फ अपनी पार्टी का नारा बुलंद करना है कि कभी पाकिस्तान की बात भी करनी है, कभी हमने पाकिस्तान के अवाम की भी बात करनी है। सियासी बात नहीं, हकायक पर मबनी बात करें। ठीक है, ये हकायक पर मबनी बात तो शायद ये इलेक्शन के बाद जब फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट की उसी वक्त सामने आ सकती है, वरना इंतखाबी मुहिम में तो हम इसी तरह जोश और जज्बे वाले और जज्बाती बयान देखते हैं। तो ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, अब ये जो इस वक्त आप लोगों का बयानिया है, नून लीग से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पंजाब में अभी ऑन ग्राउंड आप लोगों की क्या पोजीशन है, कैसे जो आप लोग कह रहे हैं कि हम भी एक अक्सरियती जमात बन सकते हैं, सरप्राइज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे? सिंध में तो हमें आपकी एक पोजीशन नज़र आ रही है, पंजाब में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल से कहीं दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो इन्होंने कहा कि आपका क्या मंशूर है, हमारा मंशूर पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खुशहाली है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को भी उसके साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मजबूत किया, जो आज आप तो एक एटॉमिक पावर हैं। लेकिन उसकी सज़ा में, और जो अब एक मामला कोर्ट में चला गया कि जो जुडिशल मर्डर हुआ है, वो सबके सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था वो गरीब की भलाई थी, ना कि अमीर की भलाई थी। लेकिन उसकी सज़ा उनको मिली, और हम पीपल्स पार्टी जो है वो कभी पहले दिन से किसी बैसाखी के सहारे नहीं आई। बाकी नून लीग का अगर वजूद देखा जाए और 142 सीटों के ऊपर अगर वो कहते हैं कि हम स्वीप करेंगे, और उसके बाद भी अगर वो आके छोटी छोटी इत्तेहादी पार्टियों के साथ अपने राब्ते बना रहे हैं, तो क्या मुझे एक बात बताइए कि हर जो भी पार्टी उनके साथ जुड़ेगी, किसी के 4 वजीर, किसी के 6 वजीर, आप 18 महीनों की जो गवर्नमेंट है उसमें देख लीजिए कि वजीरों की तादाद क्या थी। तो आप कैसे इस मुल्क के इक्तिसादी मामलात को सही करेंगे? आपके जो वजीर खजाना थे उनका क्या रोल रहा, उन्होंने क्या डिलीवर किया इन 18 महीनों में? उसमें उस हुकूमत में मिनिस्ट्रीज तो आपके पास भी कितनी थी? बिलावल भुट्टो साहब वजीर थे, नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहब। जो बिलावल भुट्टो साहब के पास वजारत खारजा थी, उसकी कारकर्दगी भी उठा लीजिए। हमने कोई ऐसी वजारत नहीं ली जिसमें हम अवाम के साथ अटैच थे, या हम किसी ऐसी जगह पर थे। हमारे पास क्या थी? आबी वसाइल थी, इस टाइप की हमने वजारतें ली थी, क्योंकि उस वक्त ठीक है इनके साथ एक इत्तेहाद करना था, और एक जो पाकिस्तान के साथ एक बहुत खतरनाक खिलवाड़ होने जा रहा था, उसके लिए हम पाकिस्तान बचाने के लिए इनके साथ खड़े हुए थे। आज भी हमारा मंशूर यही है कि हमने रोटी कपड़ा और मकान देना है, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब देंगे। और आप इसका सिर्फ एक मिसाल देख लीजिए कि जिस वक्त बीबी की शहादत हुई
तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने आवाज लगाई कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान खप्पे। खालिद साहब, उस वक्त आप इनके साथ खड़े हो, ये आपके साथ खड़े हो, क्योंकि पीडीएम भी आप लोगों ने बनाई और फिर ये अदम एतमाद की तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कन्विंस किया, वरना ये लोग तो इस्तीफे देने की बात कर रहे थे उस वक्त। देखिए, हमने तो इस वजह से, क्योंकि हम मुल्क की पार्टी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को बचाने की बात की थी, और जहां पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी वहां हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पीपुल्स पार्टी का ये पहले दिन से मंशूर है। हमने जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानी दी, हमने बीबी शहीद की कुर्बानी दी, हमने अपने सैकड़ों कारकुनों की कुर्बानी दी। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, रफीक आयशा गुललाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ फैसला सामने आया है, जिसमें कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसके खात्मे को बरकरार रखा गया। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज वो फैसला सामने आया जिसको 5 सितंबर को महफूज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हैसियत के खात्मे का फैसला बरकरार रखा गया है। और न सिर्फ इस फैसले को बरकरार रखा गया बल्कि अदालत की जानिब से भी कहा गया कि 30 सितंबर 2024 तक मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात करवाने होंगे। अब इस मुतनाज़ फैसले पर पाकिस्तान का वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आ गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने बड़ा वाज़ेह किया है कि मकबूजा कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है और उस मुतनाज़ इलाके के बारे में इस तरह का फैसला नहीं दिया जा सकता है। अब इस फैसले के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, वहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और क्या आलमी सतह पर इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये इस फैसले पर जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आया, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये एक मुतनाज़ इलाके के बारे में भारतीय अदालत और भारतीय हुकूमत कैसे फैसले कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो आज तो पहला दिन था जिसके बाद हमने देखा कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से हमारे फॉरेन केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें बड़ा इसके स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। सब्सिक्वेंटली सेनेट के थ्रू हमने इस पर एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली से पास करवानी चाहिए, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से भी इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, और सब्सिक्वेंटली हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान टू सेंड आवर मैसेज और अक्रॉस द ग्लोब की हम जो पाकिस्तानीज हैं और इवन जो जम्मू कश्मीर के जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो इस फैसले को नहीं मानते हैं, और इसकी यकीनन सर्टेनली इम्प्लीकेशंस होंगी। और ये तवक्को की जाती थी कि यही फैसला इस किस्म का आएगा, जब से ये 4 साल के बाद उन्होंने जब केस लगाया था और जब वो बेंच की तश्कील हुई तो उस वक्त भी यही चांसेस थे कि ये एक फैसला इसके अगेंस्ट ही आएगा। और फिर देखें कि इंडिया में जो मोदी रजीम है वो दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग, वो कंट्रोल कर रहे हैं अदलिया को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को, और इसी तरह इसके अलावा हमने देखा है कि इनकी जो हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इनको कंट्रोल है, आर्मी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो देयरफॉर एक इन्फ्लुएंस है, एक रेडिकलाइज हिंदू स्टेट वहां पे आ चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली हमने फ्यूचर देखना है कि अल्टीमेटली ये कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं, जो रियल थ्रेट होगा, क्योंकि इस डिसीजन से जो कश्मीर की हैसियत है वो कभी खत्म नहीं होगी। 18 रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के जम्मू एंड कश्मीर पे, तो वो खत्म कभी हो ही नहीं सकते, जो मर्जी फैसले करते रह जाएं। लेकिन हमने एक चीज को सीरियसली देखना है, जो वहां पे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस वो क्रिएट कर रहे हैं। 4 मिलियन के करीब ऑलरेडी उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए हैं, और सब्सिक्वेंटली देखें जो डीलिमिटेशन हुआ था, जो एक उन्होंने चक्कर चलाया कि इस फैसले से पहले अमित शाह ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए, एक रीऑर्गेनाइजेशन का बिल था और एक था रिजर्वेशन का, जिसमें उन्होंने ये किया कि जी जम्मू रीजन के जो पहले 37 सीट्स थी उनको कर दिया 43 सीट्स, और मैन वैली की 46 सीटें थी 47 कर दिया, 2 रिजर्व सीट्स थी उनको 5 कर दिया है,
और इसके अलावा देखें गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 24 सीटें रखी हैं। तो ये गेम जो ये बना रहे हैं अल्टीमेटली वो एक हिंदू मेजॉरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और डेमोग्राफी जिस तरह इस केस को अदालत में कंडक्ट किया गया, क्या वो शकूक व शुबहात पैदा करता है कि जब ये पिटीशन, ये दरखास्तें फाइल हुई, 16 दिन तक रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हुई, आज से कोई 95-96 दिन पहले 5 सितंबर को फैसला महफूज हुआ, और फिर उसके बाद इतनी लंबी खामोशी, 3 माह से जायद का वक्त गुजर गया, जब इतनी जल्दी जल्दी समातें हुई थी, तो फिर ये फैसले में इतना वक्त क्यों लिया गया? इससे भी कुछ शकूक पैदा हो रहे हैं? शकूक तो देखें जी पहले दिन से थे कि ये सारे बेसिकली बताया गया था, इस तरह का डिसीजन देना था। जब बेंच की तश्कील हुई थी वो सारा इसमें प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ था। और अल्टीमेटली देखें कि जिनका जो मकसद है कश्मीरियत को ख़त्म करना चाहते हैं, कश्मीर की कश्मीरियों की आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस तरह आसाम में NRC लेके आए थे, इस तरह अभी कश्मीरियों को भी कहा जा रहा है कि आप ये साबित करें कि आप पिछले 12 साल से कश्मीर में हैं। तो टारगेट कश्मीर का है और वो यही कहते हैं आपकी कश्मीरियत खत्म है, आप हिंदुस्तानी बन के यहाँ पे रहे हैं। तो अल्टीमेट वो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल में इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाना चाहिए और बताना चाहिए कि इंडिया देखें इंडिया का एक मकरू चेहरा ऑलरेडी दुनिया पे वाज़ेह हो चुका है। हमने देखा कि ट्रांसनेशनल डिप्रेशन में सिखों का मर्डर हुआ, कनाडा में देखा, यूनाइटेड किंगडम में देखा, फिर पाकिस्तान के अंदर सिखों के असैसिनेशन से भी फिर देखा, इंडिया एस्पिनाज में इन्वॉल्व था, कतर में वहां पे हुआ, और फिर कश्मीर के अंदर देखें कि जिस तरीके से वहां पे स्टेज रिकवरीज हो रही है, स्टेज जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं और फास्ट ब्रेक ऑपरेशन हैं और इस तरह के रेप और मोलिटेशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, तो वहां पे राइट्स। आप कह रहे हैं कि इसको हमें आलमी सतह पर इसको उठाने की जरूरत है, तो वो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, किस तरीके कार से इस पर आवाज उठाई जाए? क्या सिर्फ जो सिफारती सतह पर आवाज उठानी है इससे काम बन सकेगा, या फिर आलमी तंजीमें जो बड़ी बड़ी हैं उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा? देखें, एक तो सिफारती सतह पे ये तो होना चाहिए जो हम स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में हमें इसको उठाना चाहिए। सेकेंडली देखें कि पाकिस्तान रिजर्व द राइट कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं कि ये वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूनाइटेड नेशन जा सकता है कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि जी हमारी इस पर रेजोल्यूशन दे आर इंटैक्ट, ये वायलेशन हुई है, तो इस पर हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमने फ्यूचर में ये देखना है इनके जो अज़ाइम है, इनका जो टारगेट है वो गिलगित बल्तिस्तान पे भी है और जिस तरीके से आजाद जम्मू कश्मीर पे भी है, तो हमें उस हिसाब से भी सोचना होगा इस तरह के ये जो इकदाम हैं। और मोर ओवर इनके इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर मई 2024 में, तो लाइकली दे आर प्लानिंग ए फास्ट ब्रेक ऑपरेशन भी ये कर सकते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शंस। तो हमें वो चीजें भी दुनिया के सामने उठानी चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, जब भी हम देखते हैं कि इंडिया में जनरल इलेक्शंस आ रहे होते हैं, उससे पहले इस तरह के वाकयात और मामलात कश्मीर को लेके, पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो वो इलेक्शन कैंपेन की वजह से ये एक तेजी आती है इन मामलात में? जी हाँ, देखें कि आपने जब 370 को और 35A को खत्म करना था, तो ये उन्होंने मंशूर में लिखा था 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने कि हम जब आएंगे हाँ हम इसको खत्म कर देंगे। तो उस पर पोलिटिकल माइलेज ही देखें, इंडिया में दो चीजें चलती हैं, पाकिस्तान और इस्लाम, तो इस पे उन्होंने किया। अब ये जो एक्शन किया है देखें कि इस पे वो कहेंगे देखें जो हमने एक्शन लिया था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स कर दिया है, तो वो एक जो चीज है वो इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से देखें राम मंदिर बन गया है अयोध्या मस्जिद की जगह पे, तो उसको भी वो यूज कर रहे हैं, तो वो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अभी आप देखें कि सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर थे इंडियन इलीगल जम्मू कश्मीर ऑन रिकॉर्ड हु सेड कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है, उन्होंने कहा अपना लीडर को मरवा सकती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है, तो उन्होंने कहा इससे किसी भी चीज का तवक्को कर सकते हैं। तो देयरफॉर ये है कि फासिस्ट रजीम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।